अस्सलामुअलैकुम गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपके साथ हन्ना खान और मैं ला रही हूँ आपके साथ साइकोलॉजी की बेतहाशा वीडियोस। तो गाइस सॉरी गाइस, मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मैंने गैप कर दिया, आप लोगों को कोई टॉपिक नहीं दे सकी। तो लेकिन आज मैं लेकर आई हूँ एक बिल्कुल न्यू टॉपिक साइकोलॉजी के हवाले से। फाइनली इंटरेस्टिंग हमारी डेफिनेशन ख़त्म हो चुकी है। तो आज हम बात करेंगे रोल ऑफ़ साइकोलॉजिस्ट इन वेरियस फील्ड्स एंड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। अब साइकोलॉजी जो है ना, उसकी बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं, बहुत सारे उसकी ब्रांचेज़ हैं। और साइकोलॉजी का हम कहते हैं कि ज़िंदगी में क्या, हम कहते हैं क्या कंसर्न है साइकोलॉजी का। अब मैं आपको बताऊँ, ज़िंदगी के हर शोबे में, हर जगह पर, सोसाइटी में हमें साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा अहम किरदार मिलेगा। हम साइकोलॉजी के बग़ैर आप कह लें कि हमारा माशरा जो है वो अधूरा है। तो कोई भी फ़ील्ड देख लें आप अपने इसकी सोसाइटी की, सिर्फ़ हम ये नहीं कहते कि जो मेंटल पेशेंट्स हैं सिर्फ़ साइकोलॉजी वहीं पर हम कहें कि बस साइकोलॉजी का काम वहीं पर है, वहीं तक है। ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी, आपको बताऊँ, किसी स्कूल में आप चले जाएँ, स्कूल में बहुत ज़्यादा अहम किरदार है साइकोलॉजी का। ठीक है, जो बच्चे होते हैं उनकी साइकी को समझना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, तो उनको समझना, उनको कंसिडर करना, उनको सारी चीज़ों को, उनके टैलेंट को उभारना, उनको लेकर आना, मज़ीद आगे लेकर आना, ये सारी चीज़ें जो हैं साइकोलॉजिस्ट करता है। उनकी काउंसलिंग करना, बच्चों की काउंसलिंग करना। इसके अलावा इवन कि मैं आपको बताऊँ, किसी भी बिज़नेस में, किसी भी ऑफ़िस में, यहाँ तक हम कहते हैं कि साइकोलॉजी का बहुत बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। आप किसी बिज़नेस में चले जाएँ, किसी ऑफ़िस में चले जाएँ, आपको वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये और बात है कि हम पाकिस्तान में इस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं करते, तो हम पाकिस्तान में जो है साइकोलॉजिस्ट को इन शोबों में नहीं लेकर आते। वरना अगर हम बाहर के मुल्कों में चले जाएँ तो वहाँ पर आप देख लें कि किसी बंदे के सर में दर्द होता है ना, वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। मतलब वहाँ के लोगों का 1 या 2 थेरेपिस्ट ज़रूर होते हैं, ठीक है? तो बाहर के मुल्कों में तो अवेयरनेस मिल गई है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस नहीं है। तो मेरा यही काम है कि मैं अवेयरनेस फैलाऊँ, इसमें अपना पार्ट अदा करूँ, ठीक है? अवेयरनेस देने में आप लोगों को कि साइकोलॉजी का क्या अहम किरदार है। तो हम शुरू करते हैं, हम आगे चलते हैं। रोल ऑफ़ साइकोलॉजिस्ट अब कहाँ-कहाँ है, ये मैं आपको 2 पार्ट्स में बताऊँगी। 2 या 3 पार्ट्स लग जाएँगे मुझे, क्योंकि काफ़ी सारी ब्रांचेज़ हैं, काफ़ी सारी फ़ील्ड्स हैं जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। साइकोलॉजिस्ट अपना-अपना पार्ट प्ले करते हैं। तो लेकिन हम जो है अभी फ़िलहाल पढ़ते हैं, इस वीडियो में हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट, बिज़नेस साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और एनवायरनमेंटल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं हम आगे। क्लिनिकल साइकोलॉजी, अच्छा, ये वो ब्रांच है साइकोलॉजी की जिसमें किसी भी इंडिविजुअल के मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर को स्टडी किया जाता है, उनके कॉजेज़ एंड टाइप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके अलावा मेंटल डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन की जाती है, ठीक है? तो ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम है, ठीक है? अब इसमें एलिजिबिलिटी हम क्या कहते हैं कि एलिजिबिलिटी इसमें ये होती है कि किसी भी पर्सन को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए उसको एमएससी इन साइकोलॉजी के बाद, या आप कह लें कि बीएस इन साइकोलॉजी के बाद कोई डिप्लोमा करना पड़ता है, या पीएचडी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करनी पड़ती है, तब जाके वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन पाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है उसका स्कोप क्या है। अब क्लिनिकल साइकोलॉजी का स्कोप हम देख लेते हैं। इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे जो मेंटल डी-अरेंजमेंट होती है ना, उनकी कॉजेज़ को पता लगाते हैं, हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में कंसर्न करते हैं, ठीक है? और इसके अलावा पेशेंट के बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा उसके मोटिव्स, इमोशंस, इंक्लिनेशन, इन सब के बारे में देखते हैं, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है? तो अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की हम देख लें कि कौन-कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो वो परफ़ॉर्म करते हैं। तो इसमें आ जाती हैं 4 ड्यूटीज़ हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट परफ़ॉर्म करते हैं। सबसे नंबर 1 जो है इसमें, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस, डायग्नोसिस, फिर आ जाता है ट्रीटमेंट, फिर आ जाती है रिसर्च। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस के बारे में हम देख लेते हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना क्लासिफिकेशन में,
कि देखें आपके पास मेंटल इलनेस तो है, ठीक है, आप मेंटल इलनेस है, लेकिन हमें एक प्रॉपर उसकी क्लासिफिकेशन करनी है। हमें सारी कितनी सारी हैं मेंटल इलनेस, आप देख लें, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं, इसके अलावा डिप्रेशन डिसऑर्डर है, इसके मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, इसके अलावा मूड डिसऑर्डर्स हैं। तो इनकी जो है ना अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA ने एक मैनुअल इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, DSM के नाम से है, जो मेंटल डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन करता है। अब क्या है कि DSM के हम देख लें कि DSM का आई थिंक DSM-5 TR आ चुकी है, मतलब DSM-5 टेक्स्ट रिवीजन आ चुकी है आजकल के दौर में जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है ना, अब देखिए आप, मैं इसको शॉर्टली एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को कि देखिए मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब हमने उनको क्लासिफाई कर लिया, कुछ डिसऑर्डर्स हमारे ऐसे हो गए जिनको हमने कहा कि ये हैबिट डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, जिसमें ईटिंग डिसऑर्डर्स आ गया, ठीक है ना, तो होर्डिंग डिसऑर्डर्स आ गया, ठीक है, जो चीज़ें इकट्ठी करने वाला डिसऑर्डर होता है, ये हैबिट डिसऑर्डर्स आ गए, ठीक है। कुछ होते हैं हमारे मूड डिसऑर्डर्स। अब मूड डिसऑर्डर्स में हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर आ जाता है, बाइपोलर डिसऑर्डर आ जाता है, ये हमारे मूड डिसऑर्डर्स हैं। फिर एक क्लासिफिकेशन एक जगह हम ये कर लेते हैं, ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें साइकोटिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। अब साइकोटिक डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं हमारे, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया हमारा, डिलूजन्स हो गए हमारे, और इसके अलावा क्या कहते हैं इस साइकोटिक डिसऑर्डर्स में अगर हम देखें तो फोबिक डिसऑर्डर आ गया, ठीक है, फोबिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पैनिक डिसऑर्डर्स आ गया, तो ये सारे हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होते हैं, ये सारे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, सेक्शुअल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हमारे पास आ जाते हैं जिनकी क्लासिफिकेशन ज़रूरी हो जाती है। और उनकी क्लासिफिकेशन APA ने, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने DSM को इंट्रोड्यूस करवाकर उसमें की। DSM में क्या है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस। अब हम आ जाते हैं डायग्नोसिस पे। अब डायग्नोसिस में क्या होता है कि कोई बंदा है, वो आपके पास आया, फॉर एग्जांपल मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है ना, मेरे पास पेशेंट आया, ठीक है, उसने अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया मेरे साथ। अब मुझे क्या करना है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को क्या करना है कि उसकी पर्टिकुलर इलनेस को डायग्नोस करना है, ठीक है, किस बेस पर, उसके सिम्टम्स को देखकर। अब चूँकि मेरे पास DSM है, मैं DSM में देख चुकी हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास आया है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का एक पेशेंट आया है, मैंने उसके सिम्टम्स देखे, उस बंदे के अंदर सिम्टम्स देखे और मैंने उनको मैच किया DSM से, तो वो मैच हो गया, तो इसका मतलब वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर उसको हम क्लेम कर देंगे, हम लेबल कर देंगे, ठीक है। और ये लेबल हम ऐसे नहीं कर सकते, इसके पूरा प्रोसीजर होता है इसमें, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या होता है, उसके 2 प्रोसीजर्स होते हैं जो कोई भी साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अडॉप्ट करता है डायग्नोसिस के लिए, जिसमें क्या होता है, क्लिनिकल इंटरव्यू या डायग्नोस्टिक और साइकोलॉजिकल टेस्ट्स। अब क्लिनिकल इंटरव्यू क्या हो जाते हैं, क्लिनिकल इंटरव्यू साइकोलॉजिस्ट जो है वो कन्वर्सेशन करता है किसी भी पेशेंट से, उसकी कंडीशन के बारे में, उसके नेचर ऑफ डिजीज़ के बारे में, उसके डिसऑर्डर के बारे में, उसके सिम्टम्स को देखता है, उसकी इंडिकेशंस को देखता है, ठीक है। इसके अलावा उसके फैमिली मेम्बर, उसके फ्रेंड से कन्वर्सेशन करता है, एक डिटेल या ब्रीफली जैसे भी रिक्वायर हो उस तरह का एक इंटरव्यू कंडक्ट करता है उसकी फैमिली से, उसके रिलेटिव्स से, उसके फ्रेंड्स से। तो इस तरह जो है ना ये क्लिनिकल इंटरव्यू किया जाता है। और इसके बाद जो आ जाता है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट आ जाते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं वो डिफरेंट टेस्ट, जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए डिफरेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में देखें तो उसके लिए BDI होता है, ठीक है ना, और इसके अलावा डैश होता है, ठीक है ना, मतलब बहुत सारे इन्वेंट्रीज़ होती हैं जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने इन्वेंट की होती हैं किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए, किसी भी डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जिसमें पर्सनैलिटी टेस्ट आ जाते हैं, जिसमें हाउस ट्री पर्सन है, जिसमें वेज है, जिसमें हम कहते हैं कि रोशा इन ब्लॉक टेस्ट हैं, ठीक है ना, इन ब्लॉक टेस्ट आ जाते हैं, जिसमें TAT है, थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारे टेस्ट आ जाते हैं जिनसे हम पर्सनैलिटी के बारे में पता लगा लेते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और स्किज़ोफ्रेनिया,
इसके अलावा जो है ये एडिक्शन के डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। हम इन सब के हमारे पास इन्वेंट्रीज़ होती हैं जिनको हम एडमिनिस्टर करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिनको हम पेशेंट पे एडमिनिस्टर करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रीटमेंट। अब हम ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, अब साइकोलॉजिस्ट की, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ये ड्यूटी होती है कि वो डायग्नोस कर चुका है तो अब वो पेशेंट की मेंटल इलनेस को ट्रीट भी करेगा। ऑफ कोर्स वो ऐसे नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। उसको इसके लिए क्या होता है कि डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। किसी भी पेशेंट के डिसऑर्डर की सिवियरिटी को, उसकी नेचर को देखकर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो प्रॉपर ट्रीटमेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। अब मेजर ट्रीटमेंट्स क्या होती हैं, वो होती हैं साइकोथेरेपीज़ हो सकती हैं। साइकोथेरेपीज़ में इंडिविजुअल साइकोथेरेपी है, ग्रुप साइकोथेरेपी है। इसके अलावा जो साइकोथेरेपीज़ के अलावा जो होती हैं उनमें आ जाती हैं डायरेक्टिव साइकोथेरेपी है, नॉन डायरेक्टिव साइकोथेरेपी है, साइको एनालिसिस है, बिहेवियरल थेरेपी है, गेस्टॉल्ट थेरेपी है, ठीक है, ह्यूमैनिस्टिक थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जिसको हम सीबीटी का नाम भी देते हैं। तो ये सारी थेरेपीज़ आ जाती हैं जो कोई भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो एडमिनिस्टर करता है अपने पेशेंट पे, उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिसर्च। अब रिसर्च कहते हैं कि ये लाइफ ब्लड है किसी भी फील्ड की। अब चूँकि साइकोलॉजी जो है ना वो एक साइंस है, मैंने आपको बताया था पहले ही डेफिनेशन में, मैं बता चुकी हूँ कि साइकोलॉजी एक साइंस है। साइंस में क्या होता है, लेबॉर्ट्री है, रिसर्चेज हैं, सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है। साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके इनके कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स को देखा जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, इनको स्टडी किया जाता है। तो इसी तरह जो है रिसर्च की जाती है। लास्ट में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में एक रिसर्च आ जाती है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। तो अब रिसर्च जो है ना वो किसी भी डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट को कि न्यू मेथड्स को फैसिलिटेट करता है, उनकी डिस्कवरी को फैसिलिटेट करता है। मतलब कोई भी न्यू मेथड्स हैं वो हम डिस्कवर कर लेते हैं, ठीक है, हमें आसानी हो रही है। अब एक्सपेरिमेंट्स हैं, लैब में करते हैं। मैंने आपको बताया था कि इससे पहले क्या कहते हैं, थॉर्नडाइक था, जेबी वॉटसन था, पावलव था, स्किनर था। इन सब लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए लैब में, ठीक है, एनिमल्स पे किए, चिल्ड्रन पे किए, ह्यूमन बींग्स पे किए। तो ये सारे जो है ना रिसर्चेज आ जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। लेकिन हम इसको यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है, तो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। अभी मैंने आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन किया है। ओके गाइस, हमारी वीडियो थी यहीं तक के लिए। आप टीच टेक को 569 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, विज़िट करें हमारे चैनल को ताकि आप बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें। अभी तक के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।